हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे IQ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए 3 कर्नाटक युद्धों में प्रथम कर्नाटक युद्ध फर्स्ट कार्नेटिक वार को पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। आज हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध सेकेंड कार्नेटिक वार को पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध का महत्व क्या रहा इसको देख लेते हैं। इस युद्ध के प्रथम दौर में ना तो फ्रांसीसियों का कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों का, परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को प्रकट कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि छोटी सी प्रशिक्षित यूरोपीय सेना भी भारतीय राजाओं की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। और प्रथम कर्नाटक के बाद कर्नाटक के दूसरे युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ये युद्ध 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के 4 कारण थे। इस युद्ध का सबसे पहला कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। इस युद्ध का दूसरा कारण हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर था। 1748 ईस्वी में निजाम आसफ जहां की मृत्यु हो जाने पर पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष चल रहा था। भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के पुत्र अनवरुद्दीन और दामाद चंदा साहब के बीच, और इन उत्तराधिकार के झगड़ों में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने खुलकर भाग लिया। हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तथा अंग्रेजों ने नासिर जंग का, तो वहीं कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का समर्थन किया तथा अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का चौथा कारण तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और बढ़ा दिया। जब 1749 ईस्वी में पुनः तंजौर के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने उसमें भाग लेकर देवी कोटाई नामक स्थान प्राप्त कर लिया, तो इन 4 कारणों से कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही अपने अपने समर्थकों को सिंहासन पर बिठाने की कोशिश करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करने के बाद अपने समर्थकों को सिंहासन पर बिठाने के लिए प्रयास करने लगा। तीनों ने संगठित होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी में बेल्लोर के पास अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके पुत्र मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। अब पूरे कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों की इस सहायता से खुश होकर उन्हें पांडिचेरी के पास 80 गांव इनाम में दिए। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को बुलाकर उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए भड़काया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण करके मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इन कठिन परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने नासिर जंग के सैनिकों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और 1750 ईस्वी के अंत में सैनिकों ने नासिर जंग की हत्या कर दी। उसके बाद मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर बिठाने के उद्देश्य से डुप्ले ने एक योग्य अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को उसके साथ भेजा, परंतु मुजफ्फर जंग की रास्ते में हत्या कर दी गई। उसके बाद नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर बिठाया जाता है। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार के क्षेत्र प्रदान किया। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की और इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी बढ़ गया। इस समय तक डुप्ले के समस्त प्रयास सफल रहे। इसी समय मद्रास का नया गवर्नर थॉमस सॉन्डर्स नियुक्त हुआ और उसने मोहम्मद अली, जो अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद त्रिचनापल्ली भाग गया था, मदद करने के उद्देश्य से
मई 1751 ईस्वी में त्रिचनापल्ली की ओर सेना भेजी। इधर फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी और कुछ ही समय में संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के उद्देश्य से आरकाट, जो कर्नाटक की राजधानी थी, उस पर घेरा डाल दिया। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला तो उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकाट की ओर भेजी। रजा खां ने क्लाइव को आरकाट में घेर लिया। क्लाइव भी 53 दिनों तक भूख का सामना करता हुआ डटा रहा। इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में अंग्रेजी सेना वहां पहुंच जाती है और रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। आरकाट की विजय से क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। इसके बाद क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों को हराकर त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब को बंदी बनाकर उसको मार दिया गया। चंदा साहब की जगह पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। ऐसी परिस्थितियों में भी डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। उसने जल्द ही मराठाओं तथा मैसूर के शासकों का समर्थन प्राप्त कर लिया और जनवरी 1753 ईस्वी में अपने पास से 3.5 लाख पाउंड खर्च करके त्रिचनापल्ली का पुनः घेरा डाल दिया। साल भर कभी अंग्रेजों की जीत हुई तो कभी फ्रांसीसियों की। इधर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले की लगातार युद्ध करने की नीतियों से तंग आ चुकी थी। 1754 ईस्वी में डुप्ले को फ्रांस वापस जाना पड़ा और उसकी जगह पर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहेयू फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आता है। गोडेहेयू के भारत आते ही उसके प्रयासों से अंग्रेजों के साथ 1755 में एक संधि होती है, जिसे पौंडीचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों पक्षों में युद्ध समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वह भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दोनों ही कंपनियों ने एक दूसरे के जीते गए प्रदेशों को वापस कर दिया। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों ने भारतीय शासकों द्वारा दी गई पदवियों एवं उपाधियों का परित्याग कर देने का भी आश्वासन दिया। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का महत्व। इस प्रकार कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी अनिश्चित रहा। इस स्थल पर तो अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई, क्योंकि उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना, परंतु हैदराबाद अभी भी फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। फ्रांसीसियों ने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफ़ानगर, एलोरा, राजमुंदरी और चिकाकोल प्राप्त कर लिए। दोस्तों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।